2 मिनट रुक जाए, वो मेंबर्स ज्वाइन कर लें, फिर मैं यहाँ से स्टार्ट। तो फिर उसमें क्या चीज होगी कि आप तो आपने इसके बाद क्या होगा कि मैं रो रही हूँ, ठीक है, या मेरी लाइफ में कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस किसी भी इंसान की लाइफ में हो गया, अगर तो वो 5 या 6 साल तक उसके साथ में होता है, तो उसके बारे में उसे कोई आइडिया नहीं होगा। क्यों आइडिया नहीं होगा? क्योंकि आपकी जो ये लेयर है ना, ये जो आपकी ईगो है, आपकी ईगो डेवलप नहीं हुई होती है, आपका अनकॉन्शियस की लेयर 5 6 साल तक रेडी नहीं है, तो इसीलिए उसमें क्या होगा कि वो इंसान को मसला तो है। अब वो बड़ा हो जाएगा, उसके साथ में जो मिसहैप हुआ, वो उस चीज को, उस बात को लेके तंग तो होगा, लेकिन उसे किस तरह से एक्सप्रेस करना है उसे ये नहीं पता होगा। वो परेशान है, क्यों परेशान है उसे उसकी वजह नहीं पता होगी। उसको फ्लैशबैक्स आ सकते हैं, लेकिन उसको एक प्योर उसके दिमाग में उसका इमेज नहीं होगा कि उसके साथ में क्या हुआ था। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जितने भी हमारे साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, या हमारी चाइल्डहुड ट्रॉमा होते हैं, या ऐसे ट्रॉमा जिन्होंने हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया हुआ है, अगर ये अनहील रहेंगे तो कुछ अरसे के बाद ये फिजिकल इलनेस की शिकार हो जाते हैं। आपने शायद देखा होगा, अगर कभी आप डिप्रेस्ड पर्सन को देखें, किसी एंजाइटी वाले बंदे को, किसी बाइपोलर साइकोटिक बंदे को देखेंगे, वो अपनी उम्र से बड़ा लगेगा। वो आपको बताएगा मेरे जिस्म में जान नहीं रही, मुझे हड्डियों में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अगर वो उसके 10 10 12 12 साल से लोग शिकार रहते हैं, लोग मुस्कुराना भूल जाते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में इतने केसेस देखे हैं जहाँ पे मैं लोगों से पूछती हूँ आप कब मुस्कुराए थे, वो कहेंगे हमें याद ही नहीं है कि हमने कब मुस्कुराना लास्ट टाइम था, या हमने अपनी लाइफ में कब हैप्पीनेस को फील किया था। तो ये सारा इनकी लाइफ का सिनेरियो होता है। तो यहाँ पे आपको इस चीज के बारे में तो जब एक इंसान को सरप्रेस्ड इमोशन होगा, उसे वो रोएगा जरूर, लेकिन उसका कॉज नहीं पता होगा। उसका कॉज जो है, एज अ गुड साइकोलॉजिस्ट हम खुद सर्च करते हैं, हम खुद जानते हैं कि लोगों के इश्यूज क्यों बन रहे हैं। हम क्यों जानते हैं? बिकॉज हमने जब एक क्लाइंट को डायग्नोस करके बताया हुआ है ना कि आपको ये मसला है, उसकी बेसिक्स कहाँ से स्टार्ट हुई है इसका जानना बहुत जरूरी है। अगर आप बेसिक्स पे काम करना सीख लेते हैं ना, तो आप एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, एक अच्छा थेरेपिस्ट बन सकते हैं। बिकॉज एक अगर दीवार खराब है, उसका पाइप लीकेज कर रहा है, आपने पाइप को बिल्कुल भी रिपेयर नहीं किया, आप क्या किया, आपने ऊपर उसके प्लास्टर लगा दिया और उसको फिनिशिंग कर दिया। अब क्या होगा, दो
एक दिन दो दिन सही रहेगा, उसके बाद में वो फिर से जो है वो पाइप की जो लीकेज था उसने क्या करना है, दीवार खराब कर देनी है, और आपकी चीज जो है फिर से डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाएगी। अभी यहाँ पे बात आती है फर्दर हमारे इमोशंस की। हमारे क्या इमोशंस हैं? कुछ हमारी टाइप्स हैं इमोशंस की। पहले हमारी आती है टाइप बेसिक्स इमोशंस। अब ये बेसिक्स इमोशंस जो हैं वो हम मैं आपको एक बात बता दूं, इमोशंस बेसिकली हमारे अराउंड अबाउट 3000 प्लस हैं, यानी कि 3000 से ज्यादा हमारे इमोशंस हैं। लेकिन अगर हम इसको और ज्यादा यानी कि डिफाइन कर लें या रिफाइन कर लेंगे तो उसके बाद आते हैं 32 इमोशंस। और अगर आप उसको भी और ज्यादा लाइक कंप्रेस करते हो ना तो उसमें निकलेंगे, आप कह लें ये निकलते हैं 8-10 इमोशंस होंगे जो हमारे बेसिक्स इमोशंस हैं। लाइक आप ये कह दें एंगर, फियर, हैप्पीनेस, सैडनेस, सरप्राइज, ठीक है, डिस्कस, किसी इंसान से नफरत करना, ये हमारे हैं बेसिक्स इमोशंस। ये हर इंसान को पता है। अच्छा मैं आपको ना एक और चीज भी बताती हूँ, आप साइकोलॉजी से हैं या नहीं है वो तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। आपने बहुत बार एक चीज सुनी होगी कि केमिकल इम्बैलेंस हो गया, केमिकल इम्बैलेंस हो गया। जो लोग साइकोलॉजिकल मसाइल का शिकार होते हैं उनकी वजह केमिकल इम्बैलेंस होता है। नहीं, केमिकल इम्बैलेंस नहीं होता है, उसके पीछे वजह उनकी थॉट होती है। थॉट कैसे होती है? आ, अब मुझे किसी बात पे गुस्सा आया, या मेरा दिल किया कि मैं गुस्से का इजहार करती हूँ, मुझे किसी ने कोई ऐसी बात कह दी जो मेरे अगेंस्ट है और मैं उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अब मुझे गुस्सा आना शुरू हो गया। मैंने उसके बारे में सोचा, इस पर्सन ने मुझे क्यों बात कही, इसने मुझे क्यों बुरा भला कहा है, मैंने तो इसके साथ में कोई गलत काम नहीं किया। अब यहाँ पे क्या चीज होगी कि जब मैंने उसके ऊपर फोकस नहीं किया तो उससे के बाद क्या आना है कि मेरा मूड जो है वो खराब होना स्टार्ट हो गया। पहले सोच, फिर उसके बाद मेरा मूड खराब हुआ। अब मेरा मूड जब खराब हो गया तो मेरे जो दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, अब उनमें चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। जब आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स में चेंजेस आती हैं तो आपके दिमाग में वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। अब वो कैसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा? न्यूरोट्रांसमीटर्स इस तरह से रिलीज हो सकता है कि जैसे डोपामाइन है, वो रिलीज होता है जब हम स्माइल पास करते हैं, जब हम हैप्पीनेस को फील कर रहे होते हैं, जब हम खुद को रिलैक्स फील कर रहे होते हैं, वो जो है हम उसको कहते हैं ये हम हैप्पी हैं। क्योंकि लोग कह रहे होंगे क्योंकि डोपामाइन रिलीज हो रहा है। डोपामाइन क्यों रिलीज हो रहा है? बिकॉज आप फील कर रहे हो ना, आपको वैसी सोच आ रही है, आपकी लाइफ में वैसी चीजें हो रही हैं, इसलिए आपको हैप्पीनेस फील हो रही है। इसी तरह से जब आप बहुत ज्यादा गुस्से की हालत में होगे, आपका जो एक होता है हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने वाला सेरोटोनिन, वो जितने भी हमारे मूड स्विंग्स होते हैं उसको कंट्रोल कर रहा होगा। तो फियर में बहुत ज्यादा सेरोटोनिन रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। अब वहां पे मेडिकेशन का रोल ये होता है कि मेडिसिन क्या करती हैं, कि मेडिसिन ये करती हैं कि जब कभी भी साइकेट्रिस्ट उसको एंटी डिप्रेसेंट, एंटी साइकोटिक, मूड स्टेबलाइजर देता है तो वो क्या करेगा कि जैसे ही उसने लिया तो लेने के बाद उसका वो न्यूरोट्रांसमीटर जो एक्सेसिवली रिलीज हो रहा है, उसने उसको रिलीज करने की रफ्तार को स्लो डाउन कर दिया। अब वो रफ्तार उसकी स्लो होगी, तो जैसे ही उसकी जो है वो रिलीज होने की जो उसको फील होना कम हो जाएगा, उसका विजन ब्लर हो जाएगा। वो क्योंकि वो सॉल्ट जो है उसके ऊपर उसको विजन को ब्लर कर देता है। जैसे लोग कहते हैं हम दवाइयां इस्तेमाल करते हैं हमारी याददाश्त कमजोर हो गई है, याददाश्त नहीं कमजोर हुई होती, हमारा विजन ब्लर हो जाता है। ये काम होता है आपके मेडिसिन का, आपके जब इमोशनल डिस्टरबेंस आ रही होती है। अब ये हो गया आपके बेसिक्स इमोशंस। अब बेसिक्स इमोशंस में आप अगर तो इसको हेल्दी है तो आपकी लाइफ बड़ी फिट है, आप चीजों को एंगेज करते हैं,
आप उसमें जो है अपने आप को, आपकी फंक्शनिंग बड़ी अच्छी होती है, आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके बेसिक्स इमोशंस डिस्टर्ब हो जाएंगे, आप बहुत ज्यादा लोगों से जलना स्टार्ट कर दें, आप बहुत ज्यादा क्या कहते हैं गुस्सा करना स्टार्ट कर दें, आपके अंदर एक हसद नफरत, ये होती हैं लोअर वाइब्रेशंस। मैं आपको ना एक बेसिक्स चार्ट दिखाती हूँ, एक मिनट रुक जाए। गूगल, ओके। ये देखिए, ओके। अब ये इमेज आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। ये है आपके लोअर इमोशंस या आपकी लोअर एनर्जी, और ये है आपकी हायर एनर्जी। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इसके ऊपर काम करना सीखते हैं। अब आप अगर किसी इंसान से शेम की हालत में है, गिल्ट में है, अपैथी है, बेहिसी का एहसास है, ग्रीफ है, फियर है, डिजायर है, एंगर है, प्राइड है, ये सारे के सारे क्या हैं? आपके लोअर इमोशंस हैं। जब आप इस इमोशन की कंडीशन में होंगे, आपकी जो मेंटल एक्टिविटी होगी वो कभी भी हायर लेवल को टच नहीं कर सकती। आपको ऐसे लगता है कि हमें दूसरे लोगों से नफरत है, हमें दूसरे इंसान से हसद है, जेलसी है, आपको गिल्ट है, आपको शेम है, आपको बेहिसी का एहसास है, आपके अंदर गरूर है, प्राइड है, आपको ऐसा लग रहा होता है ये चीजें हैं, ये चीजें आपको आपको हायर के साथ में मैच नहीं होने देती हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इन चीजों से निकलें। आप ये कह लें कि ये वो आपके इमोशंस हैं जो आपको एक ऐसी गार्बेज के पास में आप बैठे हुए हैं। आप जो है अगर किसी ऐसी जगह के ऊपर जहाँ पे स्मेल आती होगी, डेली बेस के ऊपर आप 10-15 मिनट बैठते हैं, 10-15 दिन गुजरने के बाद आपको वहां से स्मेल आना खत्म हो जाती है। वाई? बिकॉज आप उसके यूज टू हो जाते हैं। तो जब आप लोअर एनर्जी में हैं तो आपको यही लगेगा यही जिंदगी है, यही है, नफरत है, दूसरे को नीचे गिराना है, दूसरे के साथ में जेलसी रखनी है, उसको नीचे की तरफ पुल करना है। नो, दिस इज नॉट लाइफ। आपको ऊपर की तरफ जाना है, आपने जॉय, हैप्पीनेस, रीजनिंग देनी है, आपने विलिंगनेस को शो करना है, आपने अंदर पीस को लेके आना है, आपने अपने आप को अलाइनमेंट, आपको जो है जॉय, लव, सबसे हायर एजुकेशन होता है लव। और आपको लोग कहते हैं ना कि भाई मोहब्बत है, और मोहब्बत के ऊपर हम काम करते हैं, मोहब्बत ये है, मोहब्बत को ये कर देती है, आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर देती है। इमोशनली ब्लैकमेल नहीं करती है अगर आप तो क्या कहते हैं चीजों को मटेरियलिस्टिक ले रहे हैं। ठीक है, अगर आपने चीजों को, रिश्तों को ये समझ लिया है कि मैं अगर कर रहा हूं तो मुझे भी मिलना चाहिए बिकॉज आप चाह रहे हैं, ये कंडीशनिंग आपने कर ली है। मोहब्बत कभी भी कंडीशन के साथ में नहीं होती है। आप आपको देता है, आप सिंपल सी एग्जांपल देखिए, आपका हम दिन में 36 बार जो है वो गलत काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम इतनी चीजें गलत करते हैं। लेकिन हमारा रब हमें फिर भी 3 वक्त का खाने को दे रहा है, घर दे रहा है, पानी दे रहा है, रहने को दे रहा है, माँ बाप दे रहा है, रिलेशनशिप है, जिंदगी में सुकून दे रहा है, इतनी चीजें हमें अता करी जा रहा है। वो क्यों दे रहा है? किस वजह से दे रहा है? क्योंकि उसे अपने बंदे से मोहब्बत है ना, इसीलिए वो आपको दे रहा होता है। उसे तो कोई मफाद नहीं। आप इबादत करते हैं, इबादत तो उसके फरिश्ते भी कर रहे हैं, आप में कौन सी इबादत में खास बात है? वो बेलौस होके देता है, आप भी बेलौस होके देना स्टार्ट कर देंगे, आपकी जिंदगी में आना खुद ब खुद शुरू हो जाता है। तो ये है आपके बेसिक्स इमोशंस। फिर इसके बाद आते हैं हमारे सेकेंडरी इमोशंस। अब ये सेकेंडरी इमोशंस बेसिकली आपके बेसिक्स इमोशंस के बाद ही डेवलप हो रहे हैं। इनसे नेक्स्ट लेवल को अगर हम चेक करते हैं, अब अगर आप क्या कहते हैं सेकेंडरी इमोशंस की बात करते हो, आपने अपने बेसिक्स इमोशंस को पढ़ लिया। अब बेसिक्स इमोशंस के रिजल्ट्स आपको लेके जाएंगे प्राइमरी इमोशंस की तरफ।
अब वो प्राइमरी रीजंस क्या है? आप अपनी लाइफ के किसी भी चीज के बारे में किसी भी तरह का कोई भी एक बाइस्ड हो जाते हैं, लोगों के बिलीफ पैटर्न्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, लोगों के बिहेवियर फिक्स हो जाते हैं, और वो अपनी लाइफ में उस चीज को लेके स्टार्ट होते रहते हैं। आप ये मान लें, आपको अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा मोहब्बत है, ठीक है, आप परेशान हो रहे हैं, आप रेस्टलेसनेस का मुजाहरा कर रहे हैं। अब रेस्टलेसनेस आपने एक्सीड लेवल के ऊपर चलेगी तो उसके बाद क्या होगा कि आपका एक बिलीफ बन जाएगा कि मैं अपने हस्बैंड को लेके बहुत ज्यादा पोजेसिव हूं, मैं अपने हस्बैंड को लेके किसी भी बात को किसी भी चीज को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। आपने उसी सेकेंडरी इमोशंस पे बेस के ऊपर अपना एक बिहेवियर परमानेंट फिक्स्ड कर दिया। इसीलिए हम लोगों को कहते हैं कि अपने बिलीफ को सेट कर लें, आपके थॉट सेट हो जाएं, आपकी आधी से ज्यादा जिंदगी बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन लोग क्या करते हैं? लोग कहते हैं कि हम अपने बिलीफ को बदल लेने से क्या होगा। मुझे ना एक बड़ा सिंपल सा एक ना मैं जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन करवाती हूँ ना, तो मैं अपने क्लाइंट्स को कहूंगी कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर लें, आपकी लाइफ में काफी ज्यादा चेंजेस आ जाएंगी। तो वो मुझे आगे से कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन करने से क्या होगा आपके ख्याल में? मैं तो 1 to 1 सेशन लूंगा तभी फिट होऊंगा। तो मैं कहती हूँ, आपकी जो बेसिक्स हैं वो आपके बिलीफ हैं। आपके बेसिक्स ही अगर यानी कि खराब हो गए हैं तो डेफिनेटली जो आपने ऊपर इमारत बिल्डिंग बनानी है वो भी खराब ही बननी है। उसकी जो आपने बुनियाद ही खराब है तो आप उसके ऊपर अच्छी इमारत नहीं बना सकते हैं। तो बिलीफ जब चेंज हो जाएगा तो अगला जितना सारा सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे रॉन्ग और फिक्स बिलीफ होते हैं, लिमिटिंग बिलीफ है, मैं बेहतर नहीं हो सकता, मेरी शादी नहीं हो सकती, मुझे जॉब नहीं मिल सकती है, मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा ही नहीं हो सकता है। उसके क्या चीजें हैं? उसकी बिलीफ ही तो है ना। हमने उसके बिलीफ को चेंज कर देना है। जब हम उसके बिलीफ चेंज करेंगे डेफिनेटली उसके इरेशनल से रैशनलाइज हो जाएंगी चीजें। जब उसकी रैशनलाइज थिंकिंग के पैटर्न्स होंगे वो अपनी लाइफ में सेट होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए हम लोग बहुत डिटेल में वर्क करते हैं इस चीज पे। अब इसके बाद आते हैं आपके मॉरल इमोशंस। मॉरल इमोशंस आपको ये कहते हैं, आप किसी भी इंसान के साथ में एम्पथी करते हैं। अच्छा, यहाँ पे दो चीजें आपको याद रखनी है। मैं कभी भी सिंपैथेटिक नहीं होती हूँ। आपने अगर मेरी वॉइसेस सुनी हो या आप मेरे सुनते हो क्लिप्स हो, तो मैं अगर किसी इंसान के साथ में ये कहती हूँ कि एक तो अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा हौसला दे कि आपने अपनी जिंदगी में इतना कुछ बर्दाश्त किया है, ऐसे मेरे वर्ड्स ये कर देती हूँ कि मैंने उसको क्या किया, कि मैंने पावर दी है, स्ट्रेंथन किया है, मैंने उसको वीकन नहीं किया है। जब हम लोग इंसान को एम्पैथेटिक करते हैं ना तो उसमें कभी भी उसे अपनी जात जो है वो बेचारी नहीं लगेगी। उसको ऐसा फील होता है कि वो अपनी लाइफ में जो है वो उसको ऐसा फील होगा कि लाइक वो बेचारा बंदा नहीं है, वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है। उसने अपनी लाइफ में अगर कोई ट्रेजेडी देखी है, कोई उसकी लाइफ में सफरिंग है, तो वो अपनी उस सफरिंग से ओवरकम भी करेगा। और बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट हम हमेशा एम्पैथेटिक लिसनिंग करते हैं। हम कभी भी सिंपैथेटिक नहीं हो सकते हैं, ये हमारे रूल्स के अगेंस्ट है। भाई वो तो ऑलरेडी खुद को बेचारा महसूस कर रहा है, वो तो ऑलरेडी विक्टिम माइंडसेट के साथ में हमारे साथ में आया हुआ होता है। हमने उसको विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकालना है। मैं आपको एक चीज बताऊं, शायद आप लोग कहें कि मैम ये क्या रूल है आपका। मेरे पास में मेरा क्लाइंट आया, मेरे पास में उसका खानदान नहीं है, ठीक है, मैं उसको उसी बंदे को सही कर सकती हूँ जो मेरे पास में आया होगा, मैं उसके खानदान को नहीं सेट कर सकती हूँ क्योंकि वो मेरे पास में आया ही नहीं है। लेकिन अगर मैंने उस बंदे को ये बात कह दी ना कि तुम्हारी जिंदगी के सारे मसले हल हो जाएंगे अगर तुम्हारे घर के दूसरे लोग बेहतर हो जाएं, अब मैं उसको कभी भी उसके डिप्रेशन से नहीं निकाल सकती हूँ। हाउ इज दैट? व्हाई? मैं इसलिए नहीं निकाल सकती हूँ भाई, मेरे पास कौन सा उसका खानदान है? मेरे पास खानदान है नहीं है, मेरे पास आया बंदा और बंदे को मैंने ये बात सुना दी है कि भाई तुम तो नहीं निकल सकते हो।
क्योंकि तुम्हारा खानदान ही नहीं सही है। खानदान को सही कर लोगे तुम्हारी जिंदगी फिट हो जाएगी। अब वो बंदा सारी जिंदगी यही कहेगा मेरे तो जिंदगी के मसाइल तभी हल होने हैं जब मेरे घर वाले सही हो जाएंगे, जब वो बेहतर हो जाएंगे। भाई आप किसी को नहीं बेहतर कर सकते हो। आप किसी भी इंसान को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। लोग आपसे अपनी मर्जी के मुताबिक मिलते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक चलते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक ही चलेंगे। वो आपकी एज अ रिस्पेक्ट में 2 दिन आपकी जी हजूरी कर लेंगे, 3 दिन कर लेंगे, एट द टाइम जो है वो उन्होंने अपनी लाइफ में आगे सरवाइव करना है। तो इसीलिए आपने उसी बंदे को एम्पावर करना है जो आपके पास में आया है। आपने उसको यही एहसास करवाना होता है तुम्हारी लाइफ में अगर चीजें हैं डिस्टर्ब हुई हैं। अब मैं अगर जैसे आपको याद होगा कि हमने लास्ट टाइम जो है ये करना था लास्ट पे ये वाला टॉपिक कवर। तो उस दिन क्या हुआ, बारिश होगी, लाइट ऑफ थी, चीजें बार बार खराब हो रही थी। इसीलिए मैंने कहा कि आज जो है वो नहीं होगा, हम जो है वो नेक्स्ट कर लेंगे। अब उसमें क्या चीज आई थी कि अब मैं अगर इसको ये कह देती हूँ कि मैंने आपको इनवाइट किया और अब वहां पे कोई भी इंसान, अब चीजों को मैनेज करना था ना, चीजें मैंने मैनेज करनी है क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। लेकिन मैं अगर ये कहना स्टार्ट हो जाती यार बारिश क्यों पड़ेगी, बारिश को नहीं पड़ना था, भाई एक नेचुरल फैक्टर है, बारिश कभी भी हो सकती है, लाइट कभी भी जा सकती है। अगर तो मैनेज हो सकता है तो हो जाए, नहीं हो सकता एक्सक्यूज कर ले। आप एक नेचुरल वे में जब चीजें करते हैं तो कभी भी आप डिस्टर्ब नहीं हो। अब इसके बाद हम बात करते हैं व्हाई पीपल स्ट्रगल, लोग क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं, लोगों की लाइफ में क्यों चीजें क्यों। एक तो वो बहुत ज्यादा इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं जब वो इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, अपने लाइफ में बहुत ज्यादा चीजों को अपने ऊपर जर्नलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। मेरे साथ में ही क्यों हुआ, मैंने ही गलत क्यों किया, मेरी ही जिंदगी में अल्लाह ने क्यों स्ट्रगल रखी है, मैं ही क्यों सफर कर रहा हूँ, मैं क्यों अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मुझे अपनी लाइफ में बढ़ना चाहिए, क्या मैं एक अच्छी लाइफ डिजर्व नहीं कर रहा हूँ। आप देखें कि हमारे वर्ड्स क्या हैं, क्यों 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 क्यों, वाई का आंसर आप नहीं कर सकते हो बिकॉज आपकी जिंदगी में अगर मुश्किलात आई हैं, आपकी जिंदगी में मुश्किलात देने वाली जात आपके रब की होती है। अगर एक बंदा गरीब घराने में पैदा हो गया, उसमें उसका क्या कसूर है, उसका क्या कसूर है। अगर उसके अम्मा अब्बा, किसी का बच्चे का पेरेंट जो है वो ड्रग एडिक्टेड है, उसमें उस बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है, माँ बाप ने किया तो माँ बाप का जो है जिम्मेदारी बच्चे के ऊपर तो नहीं ना है। अब लेकिन सोसाइटी क्या करेगी, उसे कहेगी तुम्हारा बाप नशेड़ी था, तुम्हारी माँ पागल है, ये वर्ड्स कहती है ना दुनिया, उसका बाप मर गया, इसकी माँ को तलाक होगी, उस बच्चे का क्या कसूर है भाई, उस बच्चे को क्यों कहा जा रहा है। लेकिन आपको लैक ऑफ अवेयरनेस, अगर आप ये कहते हैं कि भाई ये सोसाइटी का एक प्रेशर होता है कि अगर किसी को डाइवोर्स हो जाती है, डाइवोर्स इज नॉट अ बैड थिंग। आप इसको ये तो नहीं, हाँ अल्लाह ताला को एक हलाल चीजों में से एक नापसंदीदा चीज है। लेकिन अगर किसी इंसान ने अपनी लाइफ में बहुत सारा चीजें खराब देखी हैं और वो सेपरेट हो रही है, तो अगर या किसी को मिल गई है या किसी के बाप ने उसकी माँ को दे दी है, तो उसमें उस बच्चे का या क्या कसूर होगा। या अगर एक औरत को डाइवोर्स मिल गई है किसी और औरत की वजह से, तो उसमें उस औरत का क्या कसूर है। हम बाज़ औक़ात लोग ना जर्नलाइज करते हैं चीजें, लोग क्या कहेंगे इसकी जुबान बड़ी तेज थी इसी वजह से इसको तलाक मिली है। आप किसी के घरों में नहीं रह के आते, आप लोगों ने किसी के साथ में टाइम नहीं स्पेंड किया होता है। अब लोग मुझे जर्नलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, ये बड़ी गुस्से वाली है, ये ऐसी है, ये वैसी है, आपने कभी मेरे साथ में टाइम नहीं स्पेंड किया। एग्री ने एग्री करना जब वो क्वेश्चंस की बारी आएगी ना तब आप कर लीजिएगा। हम एग्री और नॉट एग्री, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं या आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, ठीक है, देन फिर हम देखते हैं उसको किस तरह से करना। अब एक चीज है कि अगर एक इंसान की लाइफ में इशू बन रहा है, आपकी लाइफ का एक सिनेरियो होता है, एक फ्रंट है, एक बैक सीट है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो इमोशनली तौर पे उनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें डिफिकल्ट होती हैं, वो अपनी एक अच्छी लाइफ नहीं गुजार रहे होते हैं या उनको उनका इन्वायरमेंट ऐसा मिला होता है जो अच्छा नहीं होता है। अगर एक
इंसान ने अपनी लाइफ में सरवाइव किया है, आप ये यकीन जाने अगर उसकी लाइफ 100% एक्यूरेट भी हो जाएगी, उसके फ्लैशबैक्स उसकी लाइफ में कभी ना कभी आ सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि उसकी 100% मेमोरी फिट हो जाएगी। नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज आपकी लाइफ के बैड एक्सपीरियंसेस की एक आपके दिमाग में एक पूरा आपका हेमिस्फेयर जो है, जिसकी इतने अरसे तक आपने रीजनिंग की, आपने प्रॉब्लम देखी है, आप सॉल्यूशंस। अब मैं अगर किसी पेन को डेली बेस के ऊपर सहती हूँ तो मैं उस पेन को, मुझे फील होना बंद हो जाएगी। बिकॉज थ्रेशोल्ड होता है किसी भी चीज को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी। हम एक बच्चे को थप्पड़ मारना स्टार्ट करते हैं, एक थप्पड़ को 10 बार मुंह पे ऊपर मार रहे हैं। 10, आप बच्चे को एक मारा, उसको पेन हुई, उसने रोना स्टार्ट कर दिया, दूसरा पड़ा उसे गुस्सा आएगा, तीसरा पड़ा, चौथा पड़ा, पांचवा पड़ा। आप 1 घंटे तक बच्चे को मारते रहेंगे, उसको आंसू भी खत्म हो जाएंगे, चीखना भी खत्म हो जाएगा, चिल्लाना भी खत्म हो जाएगा। बिकॉज आपकी जो बॉडी है वो उसकी यूज टू हो गई है। आपने कभी देखा है सीरियल किलर्स होते हैं, उन्हें जो है वो डंडे पड़ रहे होते हैं, उन्हें मारा जा रहा होता है, उन्हें कहा जाता है कि आप बोलो, लेकिन वो खामोशी से मार सहते रहते हैं। बिकॉज उन्हें पेन ही नहीं फील हो रही, उसका जो थ्रेशोल्ड था, वो बर्दाश्त करने की जो उसकी बॉडी की कैपेसिटी थी वो खत्म हो गई है। अब उसकी बॉडी पे आप जितना मर्जी मार लें, जितना मर्जी उसको टॉर्चर कर लें, उसका फील नहीं हो। ये चीज होती है। आपने कभी देखे हैं कि शायद अब ये पेन है। अब फलस्तीन में आपने देखा होगा, वैसे तो उन लोगों का ईमान और तवक्कल बहुत मजबूत है, वो तो माशाल्लाह से अखीर का इम्तिहान है। और हम जैसे लोग तो कभी बर्दाश्त भी नहीं कर सकते हैं जो वो लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, उनकी पेन बहुत ज्यादा है। लेकिन आप ये देखें कि एक तो उनका बिलीफ बहुत स्ट्रांग है, उन्हें अपने रब के ऊपर ईमान और तवक्कल है। दूसरा, उन्होंने शुरू से तकलीफ देखी है, शुरू से। एक 6 माह का, 8 माह का, 1 साल का बच्चा, एक 1.5 साल का बच्चा, उसकी तकलीफ है, वो रो रहा है, लेकिन वो फिर भी अल्लाह को याद कर रहा है। उसकी ट्रेनिंग हुई हुई है, उसकी माँ ने उसकी ट्रेनिंग की है, उन्हें पता है तकलीफ में रहना है, वो तकलीफ को बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि वो देखते आ रहे हैं, सहते आ रहे हैं। इसीलिए उनके ऊपर असर तो हो रहा है, लेकिन उन्हें उस तरह से चीजें अफेक्ट नहीं कर रही हैं जिस तरह से अगर एक न्यूली वे में चीजें होती। एक अरसे से ये चीज चली आ रही है, अब वो सहते सहते भी शायद थक ही गए हैं, अब उन्हें पता है चीजें बेहतर नहीं हो। बट दे आर अ वेरी, उनकी विल बहुत है। एक होती है विल पावर, आई कैन डू इट, एक होती है विल, यस ये होगा, मैं कर सकता हूँ। वो जानते हैं हम कर सकते हैं, हमारा कोई साथ दे या ना दे, हम इसमें सरवाइव कर जाएंगे। अगर वो इमोशनली डिस्टर्ब हो जाएं या वो अपनी चीजों को नॉर्मलाइज ना कर पाए, वो तो एक दिन भी सरवाइव ना कर पाए। कितनी देर से वो लोग सरवाइव कर रहे हैं, कितने साल, हर साल आप शायद व्लॉग्स देखते हो, कुछ फलस्तीनी होते हैं जो बहुत अच्छी लाइफ को गुजार रहे थे, अब वो क्या करते हैं, अपने व्लॉग्स बनाते हैं। वो टूटी हाल, ब्लास्ट हुए हैं, वहीं पे उनकी पुरानी कप्स हैं, पिरचे हैं, वहां पे रखते हैं, ईद मनाते हैं, उसी तरह से अपनी ड्रेसिंग करते हैं, फटे पुराने कपड़े भी हैं, तब भी वो उसको उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाउ इज पॉसिबल? बिकॉज उनकी ट्रेनिंग है, उन्होंने अपने इमोशंस को डिस्टर्ब नहीं होने दिया, उन्होंने अपनी इमोशनली चीजों में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं ज्यादा। ये होती हैं। लेकिन अगर आप उसके बारे में आप स्ट्रगल करोगे, अगर आपको रेगुलेट करना नहीं आएगा। अब इसके बाद चीजें इमोशनली लोग क्यों करते हैं? आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। जैसे अभी नबील ने एक क्वेश्चन अराइज किया, आई एम नॉट एग्री विद यू, ठीक है। अब मैंने देखें, मैं एग्री करना, दूसरों को पीपल प्लीजिंग नहीं, हर पर्सन का अपना सिनेरियो, मैं किस पॉइंट से कह रही हूँ ये मैं जानती हूँ, वो किस पॉइंट से कहेगा वो खुद डिफाइन करेगा। लेकिन अगर आपको कम्युनिकेशंस, या मैं उसको कहना स्टार्ट कर दूं, नहीं नहीं तुम कैसे गलत कह सकते हो, मेरे अंदर चीजों को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी ना होती, मैं कम्युनिकेट ना करना जानती, मुझे चीजों को प्रॉब्लम सॉल्विंग ना आती, कॉपिंग स्किल्स नहीं आएंगे, तो क्या होगा कि चीजें आपको डिस्टर्ब करेंगी।
यहाँ पे हमें अपने कम्युनिकेशन स्किल्स जनरेट करना बहुत जरूरी है। अब कम्युनिकेशंस क्या है? कम्युनिकेशंस ये है, कम्युनिकेशंस में तीन चीजें आती हैं। एक आपकी बॉडी लैंग्वेज, एक आपकी टून पिच, और 7% होते हैं आपके वर्ड्स। अब जैसे मेरे वर्ड्स हैं, ठीक है, अभी इनका रोल सिर्फ और सिर्फ मेरे 100% इस टाइम कम्युनिकेशन आपसे हो रही है वर्ड्स के थ्रू, बिकॉज आप मुझे फिजिकली देख नहीं पा रहे हैं। मैं किस तरह से बैठी हुई हूँ, किस तरह से बोल रही हूँ, मेरे एक्सप्रेशंस क्या हैं, आपको वो नजर नहीं आ रहे हैं। इसीलिए मेरी सारी की सारी कम्युनिकेशंस मेरे वर्ड्स के थ्रू हो रही है। लेकिन अगर आप मुझे फिजिकली तौर पे देख पाते, तो उसमें क्या होता है, 57% मेरी बॉडी लैंग्वेज होती, एक चीज। फिर उसके बाद जो है 36% मेरे एक्सप्रेशंस। मैं आपको सिंपल सी इसकी एग्जांपल देती हूँ। आप कैसे हैं? अब मैंने आपको एक जुमला कहा, इससे क्या अंदाजा हुआ? सॉफ्ट स्पोकन, स्मूथनेस आपकी फ्रिक्वेंट है, आपकी स्पीच बिल्कुल नॉर्मल है, एक्यूरेट है। आपने बड़े एथिक्स के साथ में मैंने आपका हाल पूछा। अब मैं इसी को अगेन से दोबारा रिपीट कर, आप कैसे हैं? मैंने क्या किया? अपनी टून पिच वॉल्यूम को चेंज कर दिया। आपको क्या हुआ? आपको फील होगा यार अग्रेशन में बोल रही है, गुस्से के अंदर है, सिर्फ आपकी टून और पिच के बदल जाने से। सेम एज लाइक जब आपके फेस के एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, आपके उठने बैठने का अंदाज चेंज हो जाता है, आपके मूड से पता चल, आपके फेस से पता चल रहा होता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आपने क्या करना है। आपको अब हम लोग तो इस फील्ड में बैठने वाले हैं, हम मास्टर्स तो नहीं है बट ये स्टूडेंट ही हैं, लेकिन हमें आइडिया हो जाता है अगला पर्सन हमें इग्नोर कर रहा है, अगला पर्सन जो है वो हमसे गुस्से का मुजाहरा कर रहा है, कितना ताल्लुकी का शो कर रहा है, लाइक वो कुछ शो करवाना चाह रहा है, कोई बात करना चाह रहा है। हमें हर चीज आहिस्ता आहिस्ता फील होती है, एक नॉर्मल पर्सन को ये चीजें फील नहीं होती। लेकिन तीनों चीजें आपकी मैटर करती हैं, लोग आपको इन तीनों चीजों से देख रहे होते हैं। तो इसीलिए कभी भी सिर्फ वर्ड्स को ना समझे कि वर्ड से आपके लोगों के रिलेशनशिप खराब होते हैं। नो, आपकी टून, आपकी पिच, आपका वॉल्यूम, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपने किस तरह से एक्सप्रेस किया था, आपकी छोटी सी कही हुई बात गलत अंदाज के साथ में, गलत वे में, गलत बॉडी पोस्चर के साथ में है, आपने किसी को थोड़ा सा गुस्सा किया, आपने आपने उसको पंच शो करवा रहे हैं, मैं ये करूंगा, उसको पता चल गया मुझे मारेगा, वो अब आपके बारे में अच्छा नहीं सोचेगा, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन उसके साथ में खराब हो गई है। जब आपके इमोशंस ही डिस्टर्ब हैं, आपके रिलेशनशिप सरवाइव करते हैं। आपको हस्बैंड वाइफ की लड़ाइयाँ क्यों हो रही होती हैं? एक तो कम्युनिकेशंस नहीं आती है लोगों को, दूसरा उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, तीसरा कंट्रोलिंग बिहेवियर होता है, जजमेंटल होते हैं, प्रीवियस बातों को लेके सरवार कर लेते हैं, तुमने इस मौके पे मेरी ये बात कही थी, तुम्हें ये नहीं कहा। और अगली बंदी जो है वो ये नहीं देखती है कि वो बंदा बाहर से आया है, काम से आया है, मुझे खामोश रहना है, घर के बात इस टाइम नहीं करनी है। बात करने का भी एक वक्त होता है, हर टाइम हम हर बात को नहीं कर सकते हैं। तो जब चीजें इस तरह से डिस्टर्ब होती हैं तो आप सरवाइव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी, आप स्ट्रगल करेंगे, आप कहीं जॉब के ऊपर जाएंगे, आपको वहां से रिजाइन बार बार करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं है। आपके गुस्से को कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं एक चीज कहती होती हूँ, मैं कहती हूँ गुस्सा जो है ना, या आपके नखरे जो है, वो आपके घर वाले बर्दाश्त कर सकते हैं, बाहर वाले नहीं कर सकते हैं। मैं अगर कहती हूँ कि मुझे गुस्सा आता है या जो भी बात है, अब तो वैसे इतना नहीं आता है, उसको मैं मैनेज करना जानती हूँ, मुझे अपने इमोशंस को रेगुलेट करना आता है। लेकिन मैं अगर कहीं पे भी, चाहे मैं एक बड़ी अच्छी बंदी हूँ, लेकिन अगर मैं कहीं पे भी गुस्सा करने लग जाऊंगी, या अपने एम्प्लॉयज के ऊपर करूंगी, अपने स्टूडेंट्स के ऊपर कहूंगी, आपकी कितनी के देर तक कोई बंदा चीजों को बर्दाश्त करेगा? एक टाइम पीरियड के बाद वो आपको कहेगा हम आपके साथ पे नहीं चल सकते हैं, आपको ये जगह स्किप करनी होगी, या आपको ये चीज छोड़नी होगी। अब इसके बाद आता है आपका स्ट्रेस, अगर आपको मैनेज करना नहीं आ रहा, आप की लाइफ में डिफिकल्टीज हैं, आप फाइनेंशियली तौर पे कहीं पे किसी भी मसले का
शिकार हो गए हैं, आपके इमोशनली आपको बार बार कोई ऐसा चीज ट्रिगर करती है, आपकी फैमिली में कुछ चीजें डिस्टर्ब है, घर का माहौल अच्छा नहीं है, आपको स्ट्रेस मिल रहा है, आपने कोई ड्यूज पे करने हैं, उसका टाइम जल्दी आ रहा है, घर में कोई इवेंट है, आपके पास में पैसे कम है, अभी आपका स्ट्रेस है। अब स्ट्रेस क्या करेगा, आपको फियर क्रिएट करता जाएगा। अगर तो आप अपने इस फियर को मैनेज कर लेंगे तो चीजें ठीक है, लेकिन अगर आप अपने फियर को मैनेज नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, आप ट्रिगर होते जाएंगे। आपको जैसे ही ख्याल आए आप परेशान, मायूस, उदास, और आप बार 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 सरवाइव कर रहे होते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हम अपनी चीजों को या अपने रिलेशनशिप को इस तरह से मैनेज कर सकते हैं, खुद में इमोशनल इंटेलिजेंस को किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, या हमें चीजें किस तरह से डिस्टर्ब कर मैनेज होंगी। जिंदगी में एक चीज याद रखिएगा, खराबी एक दिन में पैदा नहीं होती, चीजें साल हर साल खराब होती हैं। आप डिप्रेस्ड एकदम से नहीं हो जाते हैं। आप एंजाइटी, डिप्रेशन, सोशल एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, इतने मसाइल हैं, इतने शायद मसाइल के अगर मैं नाम लेना स्टार्ट करूं इसी के ऊपर ही सारा वेबिनार खत्म हो सकता है। रिलेशनशिप के इश्यूज हैं, पेरेंटल इश्यूज आ जाते हैं, आपकी जॉब के इश्यूज हैं, इतने सारे मसाइल हैं। अगर आपने ये सोच लिया कि ये मसाइल एक दिन में ही हल होने हैं, या कुछ लोग साइकोलॉजिस्ट के पास में आते हैं, वो कहते हैं कि ये मसला सही कितनी जल्दी हो जाएगा, तो मैं उन्हें कहती हूँ आप ये देखें, मसाइल कितने सालों से बने हैं, कितने साल दवाई इस्तेमाल कर ली है, अब मेरे पास में आए तो भी वक्त लगेगा। एक दिन में अगर चेंज आ जाएगा तो एक दिन का चेंज जो है, फिर वो कहते हैं ना, चांदनी रात, एक 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, वो फिर अंधेरी रात आपकी परमानेंट होगी। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने इमोशंस के ऊपर काम करें, तो आपने अपने एक ही बार में सबके ऊपर क्लस्टर के ऊपर नहीं वर्क करना है, आपने सिंगल सिंगल चीज के ऊपर वर्क करना है, एक चीज के ऊपर। एक चीज को तोड़ना बड़ा आसान होता है। वो लकड़हारे वाली आपने शायद याद होगी, लकड़हारा और उसके बेटे, इत्तेफाक में बरकत है। और क्या करता है, उसको कहता है सिंगल सिंगल तोड़ो, वो सिंगल सिंगल तोड़ती है तो टूट जाती है। लेकिन जब वो तो यूनिटी की एग्जाम्पल थी, लेकिन यहाँ पे आपने अगर अपने इमोशंस पे वर्क करना है, तो आपने देखना है एंगर है, fear है, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा हेटेड, सब एक साथ में नहीं पकड़ लेना है, आप एक पकड़ेंगे, एंगर क्यों आ रहा है। गुस्से की वजह क्या है, अगर मैं गुस्से आ रहा है और मैं गुस्से के अंदर वैसा बात कर रहा हूँ जो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो क्या वो चीजें इसी तरह से रहेंगी। वेल, ये मीटिंग जो है 1 मिनट के बाद एंड हो जाएगी, आपने इसी लिंक से दोबारा से ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। अब अगर आप ये सोच लेते हैं कि मैं अगर गुस्से का मुजाहरा कर रहा हूँ या मेरा एक इमोशंस मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तो क्या ये गुस्सा मुझे कंट्रोल नहीं कर रहा है। मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। अगर मेरी कार है तो उसका स्टीयरिंग व्हील मेरे हाथ में होगा तो एक्सीडेंट के चांसेस कम हैं। लेकिन अगर मेरा स्टेयरिंग व्हील मैं किसी और के हाथ में डिलीवर कर देती हूँ, बैठी ड्राइविंग सीट पे मैं हूँ, कार कोई और ड्राइव कर रहा है, तो मैं उसको किस तरह से मैनेज करूंगी। अब डेफिनेटली वहां पे तो एक्सीडेंट होगा ना। तो इसीलिए आपके इमोशंस आपका स्टेयरिंग व्हील है, ठीक है। आपका जो है वो एक गाड़ी है, और इस गाड़ी का जो स्टेयरिंग व्हील है वो